Hello everyone, we are going to discuss about ultraviolet radiation of this lecture, which is belonging to the properties and uses of the different radiation of electromagnetic spectrum. थर्ड पोर्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इससे पहले हमने 2 लेक्चर किया है, जिसमें फर्स्ट में हमने गामा रेज और सेकंड में एक्स रेज कर रखा है। ठीक है, इसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात करने वाले हैं। बेसिकली बेटे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसका आपको वेवलेंथ बता दें तो वेवलेंथ क्या होता है उसका 100 एंगस्ट्राम से लेकर 4000 एंगस्ट्राम तक होता है। आप इसको अगर नैनोमीटर में जानना चाहते हैं तो 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर भी होता है। वैसे जो ICSC जो है ना वो बोलता है कि वेवलेंथ को आप नैनोमीटर में ही इंडिकेट करो। वो नैनोमीटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, तो आप इसी वैल्यू को ही याद रखो कि 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर होता है। वेवलेंथ को ICSC बोलता है कि नैनोमीटर में लिखा करो। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की 3 × 10⁻16 हर्ट्स टू 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स होता है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी इस बीच में है तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ इस बीच में है तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा। इसके जो डिस्कवरर हैं वो हैं प्रोफेसर जे रिटर, जो 1801 में इसको डिस्कवर किया था। अगर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को डिटेक्ट करना है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक मटेरियल में के बेसल में हमको क्या लेना होगा, एक लिक्विड लेनी होगी, और वो भी बहुत स्पेशल काइंड ऑफ लिक्विड है, जनरल लिक्विड नहीं है। उस लिक्विड का नाम है सिल्वर क्लोराइड। तो हमने क्या कर लिया, एक लिक्विड लिया, यहाँ पर ये लिक्विड हम बना रहे हैं। ये लिक्विड है, किसका है ये लिक्विड, सिल्वर क्लोराइड का लिक्विड है। AgCl का लिक्विड है। ये किसका लिक्विड है, ये सिल्वर क्लोराइड का लिक्विड है। अब हमने बेसल में सिल्वर क्लोराइड का लिक्विड लिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम इसमें स्टार्ट करते हैं डालना। तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर स्पेक्ट्रम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 7 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और उन कलर्स को मैं आपको बता दूं क्या नाम है उन कलर्स के। तो उन कलर्स के नाम हैं गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेड, और फिर विजुअल इंफ्रारेड, और फिर होगा रेडियो और एक्सरे। एक्सरे नहीं होगा, माइक्रो होगा, और फिर एक्सरे होगा। अगर मैं विजुअल रेज की बात करूं तो विजुअल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करना यहाँ ज़रूरी है। तो ये फैला होगा, कौन कौन से कलर में फैला होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो कलर होगा, यहाँ पर मैं ऐसे बना दूँ तो यहाँ पर रेड कलर होगा। रेड के बाद फिर थोड़ा सा आप इस कलर कोड को भी याद रखें, विबग्योर। इसी कलर कोड में विजुअल लाइट होता है, विजुअल लाइट यही होता है। तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर होता है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी ऑरेंज कलर लेते हैं। ठीक है, पहले तो रेड कलर आपको दिखा दें, पहले तो आपको रेड कलर दिखा दे बना के। ये एक मिनट, रेड के बाद ऑरेंज होता है, तो रेड के बाद फिर कौन होता है, ऑरेंज कलर होता है। तो ऑरेंज कलर हम बना लेते हैं, ये ऑरेंज कलर हो गया। ऑरेंज के बाद फिर येलो कलर होता है, बिल्कुल येलो कलर होता है। येलो कलर भी आपको दिखा दे रहे हैं बना के, ये येलो कलर हो गया। और येलो कलर के बाद फिर कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ये ग्रीन कलर हो गया, ग्रीन कलर होगा। ग्रीन के बाद फिर ब्लू कलर हो जाता है, तो ग्रीन के बाद ब्लू कलर हो जाता है, ये आपका ब्लू कलर हो गया।
और ब्लू के बाद फिर इंडिगो हो जाता है, थोड़ा सा इंडिगो चलता है, ये इंडिगो हो गया। बहुत मोर एप्रोप्रिएट तो नहीं बन पा रहा है, बट आप इतना आइडिया लगा लेंगे। फिर वायलेट कलर हो जाता है, तो फिर हम वायलेट कलर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कलर है ना, ये हमारी जो विजुअल लाइट है, कुछ ऐसे ही कलर होते हैं। ये 7 कलर होते हैं, ठीक है। कौन से कलर होते हैं? ये 7 कलर होते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? इस पॉइंट को, रेड वाले को क्या बोलेंगे? रेड कलर को क्या बोलेंगे? रेड कलर है ये। इस रेड कलर को बोलेंगे कि एक्सट्रीम ऑफ, क्या बोलेंगे बेटा इसको? एक्सट्रीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इसे बोलेंगे बेटा, याद रखना, रेडिएशन। और इस वाले कलर को क्या बोलेंगे? जो कि हमारा वायलेट कलर है, वायलेट कलर को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सट्रीम ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट है। अगर आप सोचो कि विजिबल लाइट यहाँ पर ख़त्म, यहाँ पर शुरू हो रही है, एक्सट्रीम का मतलब शुरू हो रही है, और यहाँ पर एक्सट्रीम का मतलब होगा कि इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ शुरू हो रहा है। इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ पर शुरू हो रहा है, ये रेड कलर से बनाते हैं, यहाँ पर शुरू हो रहा है इंफ्रारेड, और विजिबल यहाँ पर शुरू हो रहा है। यानी कि विजिबल यहाँ से यहाँ तक है, इतने में है विजिबल। विजिबल जहाँ शुरू हो रहा है उस वहाँ पर अल्ट्रावायलेट क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। यानी कि दिस इज द एंड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यही तो है बेटा, एंड ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुक पढ़ोगे समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फिर वो भूल भी जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप समझ गए हो ना, तो भूलेगा नहीं आपको कि ये जहाँ पर विजिबल लाइट शुरू हो रही है वो क्या है? एंड ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। और जहाँ पर विजिबल ख़त्म हो रही है वो क्या है? वो है क्या है? वो एंड ऑफ द विजिबल है, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ द इंफ्रारेड है। वो क्या है? एक्सट्रीम ऑफ द इंफ्रारेड है। तो अगर मैं कोई भी अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम लेता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या लेता हूँ? स्पेक्ट्रम लेता हूँ। ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बनाता हूँ। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम लेता हूँ, तो देखो स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा। और मैं विजिबल का लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं? विजिबल। तो विजिबल मान लो इतना है, ये विजिबल की विड्थ है ये। विजिबल के बाद फिर कौन सा आ जाएगा? विजिबल के बाद विबग्योर। विजिबल के बाद ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? ऑरेंज कलर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर मुझे अरेंज करना पड़ेगा, ऑरेंज कलर ये, ठीक। तो ऑरेंज कलर आ जाएगा, सपोज कर लो ये ऑरेंज कलर है। और फिर मेरा क्या आ जाएगा? येलो कलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? येलो कलर आ जाएगा। और फिर ये मेरा येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। येलो कलर के बाद फिर कौन सा आ जाएगा? ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ये ग्रीन कलर हो गया, ये ग्रीन कलर हो गया, दिस इज द ग्रीन कलर। फिर कौन आ जाएगा? ब्लू कलर आ जाएगा। तो ब्लू कलर आ जाएगा, ये ब्लू कलर है। ब्लू के बाद कौन सा आ जाएगा? इंडिगो आ जाएगा। चलो, ये इंडिगो हो गया। इंडिगो के बाद क्या आ जाएगा? वायलेट आ जाएगा। चलो, ये वायलेट हो गया, मान लो ऐसे हो गया। कलर का मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बस आप इतना समझ लें कि सही हो गया है, विबग्योर बन गया है। अब एक बात बताना कि ये जो है ये क्या है? ये दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट है या नहीं है बेटे? ये है स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट है, ये स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट है। ये बहुत सटीक आपको बता रहा हूँ, A to Z पॉइंट भूलेगा नहीं आपको। स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट है ये। और ये क्या है? ये क्या है? तो ये क्या है? ये एक्सट्रीम ऑफ इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड लाइट है ये।
और ये क्या है, ये है एक्सट्रीम ऑफ विजुअल लाइट है ये। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के बाद अब इस वाले पोर्शन पर यहाँ पर हमारा एक दूसरा लाइट है जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट। ध्यान से देखना, अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। और अब यहाँ पर कौन सा कलर है, यहाँ पर मैं एक दूसरे कलर से बना ले रहा हूँ। मान लो कि ऐसे कोई कलर है ये, और ये जो कलर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सरे है ये। और फिर एक कलर है, और ये मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि ये मेरा क्या है, गामा रेज है, ये गामा रेज है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना विजिबल है, ये इतना विजिबल है, और ये अल्ट्रावायलेट है, ये एक्सरे है, और इतना। अब इस लिक्विड में आप एंट्री कराओ एक एक करके, तो आप क्या देखते हो कि इस लिक्विड से जब क्या होता है, मैं थोड़ा सा देखो आप, मैं यहाँ कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है। अरे यार गड़बड़ हो रहा है ये थोड़ा सा, ये अभी भी गड़बड़ ही चल रहा है ये। देखो ये इस लिक्विड से रेड कलर इधर आ गया, लिक्विड से पास होकर रेड कलर ऐसे इधर आ गया, तो हम देख रहे हैं कि लिक्विड का कलर चेंज ही नहीं हुआ, लिक्विड का कलर चेंज नहीं हुआ। विजिबल लाइट का रेड कलर उधर चला गया इसमें से पास होकर, विजिबल लाइट का हम देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर इधर आ गया, और लिक्विड ने अपना कलर ही नहीं चेंज किया। फिर हम क्या देखेंगे कि इस लिक्विड से पास होकर येलो लाइट भी ऐसे पास हो जाता है, इधर आ जाता है, और लिक्विड ने अपना कलर चेंज नहीं किया। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ये, बस आपको समझ में आना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। फिर विजिबल लाइट का हमने क्या किया, येलो कलर पास करा, ग्रीन कलर पास करा के इधर लिक्विड को इधर करा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ग्रीन विजिबल रेंज में ग्रीन कलर तक इधर इसको पास हो गया, लिक्विड को पास कर गया, सिल्वर क्लोराइड के लिक्विड को, और लिक्विड ने अपना कलर चेंज ही नहीं किया। अब हमने क्या किया, विजिबल स्पेक्ट्रम का हमने ब्लू कलर भी पास करा दिया इस लिक्विड से, और इस लिक्विड का कलर चेंज नहीं हुआ, अभी भी इस लिक्विड का कलर चेंज नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, विजिबल लाइट का हमने इंडिगो भी पास करा दिया, और इस लिक्विड का कलर चेंज नहीं हुआ, ये लिक्विड अपने उसी कलर में है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, लास्ट कलर हम विजिबल लाइट का पास करा रहे हैं जो कि वायलेट है, और वायलेट को जब पास कराया, अब क्या हुआ कि वायलेट का जो पोर्शन है, एक्सट्रीम पोर्शन जो है वायलेट का है, जब ये इस लिक्विड को क्रॉस कर रहा था, तो इस लिक्विड ने अपना थोड़ा थोड़ा कलर क्या किया था, चेंज करना स्टार्ट कर दिया था, अपना कलर थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया था, चेंज करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, अपना थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया था, ये लिक्विड अपना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब हमने इसमें से क्या किया कि इस अल्ट्रा वायलेट रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस लिक्विड से हमने पास कराना स्टार्ट किया, मान लो इतना पास कराया, तो ये लाइट, ये जो हमारी लिक्विड है, ये लिक्विड क्या हुआ, सबसे पहले इसने अपना वायलेट कलर कर लिया। सिल्वर क्लोराइड का ये जो लिक्विड है पहले किस में कन्वर्ट हुआ, पहले ये सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो गया, वायलेट कलर, सिल्वर नहीं, सॉरी गलती हो गई, वायलेट कलर में पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो गया जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अल्ट्रा वायलेट रीजन इस लिक्विड में से, सिल्वर क्लोराइड के लिक्विड में से पास कराना स्टार्ट किया। तो पहले तो स्टार्टिंग में जो लिक्विड है टर्न्स इन वायलेट कलर, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस सिल्वर क्लोराइड में ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अल्ट्रा वायलेट रेज पास हो रही थी धीरे धीरे, तो ये लिक्विड क्या हुआ, ये लिक्विड टर्न हो गया, किस में टर्न हुआ, पहले तो सिल्वर में हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्राउन कलर में ये लिक्विड टर्न हो गया, और उसके बाद लास्ट में ये ब्लैक कलर में टर्न हो गया। तो यहाँ पर ये देखा गया
कि सिल्वर क्लोराइड की लिक्विड में, सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हम विजिबल लाइट को पास कराए तो इस लिक्विड ने नो चेंज दिखाया, कोई कलर अपना चेंज किया ही नहीं। लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट रीजन यानी कि वायलेट का एक्सट्रीम पॉइंट इस लिक्विड में आया, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब इसमें से पास कराना स्टार्ट कर दिए इस सिल्वर क्लोराइड के लिक्विड से, तो हम देख रहे हैं कि लिक्विड ने अपना या सॉल्यूशन ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया। पहले वायलेट कलर में चेंज हुआ सॉल्यूशन, फिर ब्राउन और लास्ट में ब्लैक कलर में चेंज हो गया, ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पास कराने से। तो फिर कहीं ना कहीं मतलब ये बात बताता है, क्या बताता है कि जो एग्जिस्टेंस है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ये एग्जिस्टेंस है, ये बताता है कि कोई अनदर नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका होना चाहिए, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रीजन। और फिर ये बोल दिया गया कि अल्ट्रावायलेट रीजन नॉर्मली तो शो नहीं होता है, लेकिन मतलब किसी ऐसे वाटर वगैरह में तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है सॉल्यूशन में, लेकिन अगर स्पेशल काइंड ऑफ लिक्विड के अंदर अल्ट्रावायलेट रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पास कराया जाए तो फिर वो अपना कोई ना कोई केमिकली एक्टिविटी शो करने लगता है। तो ऐसे रेज को बोला गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और किसी पर्टिकुलर ऐसे लिक्विड में ये अपना इवेंट या अपना फेनोमेना शो करता है, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इसको बोला गया एक्टेनिक रेज बोला गया, क्योंकि सब में तो शो नहीं कर रहा है, किसी किसी में शो कर रहा है। तो इसे अल्ट्रावायलेट जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसको एक्टेनिक रेज भी बोला गया। क्या बोला गया कि ये एक्टेनिक रेज है ये, क्योंकि सब में तो ये प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है, किसी स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल में ही हो रहा है, सॉल्यूशन में ही हो रहा है, इसलिए अल्ट्रावायलेट इसको वायलेट रेज को हम एक्टेनिक रेज भी बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जो कोशिश की है आपको समझाने की। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो डिटेक्शन ऐसा भी हो गया जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था डिटेक्ट करने का, इसका डिटेक्शन ये करने का हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसका एक स्टेप और है, हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, हमें इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। रेडिएशन को डिटेक्ट करना है, रेडिएशन को हमको क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो हम केमिकल एक्टिविटी करते हैं, इसे डिफरेंट केमिकल से हम क्या करते हैं, पास कराते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। और जब डिफरेंट केमिकल से हम इसे पास कराते हैं तो ये क्या करता है, केमिकली एक्टिविटी ऑन द डाइस का मतलब होता है डिफरेंट कलर में। और वो कलर के लिए हम देखो, कलर के लिए तो हम रंग के लिए तो कलर यूज करते हैं, लेकिन हम डाइस वर्ड वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हम नेचुरल कलर की बात करते हैं, नेचुरल कलर की बात करते हैं तो वहाँ पर डाइस वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब डिफरेंट हम केमिकल से अल्ट्रावायलेट रेज को उसमें से पास कराते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट कलर में यानी कि पैटर्न में सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है, या सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम ऐसे को बोल देते हैं कि हम इस तरीके से भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसी में हम और भी कह सकते हैं कि चाहे हम डिफरेंट सॉल्यूशन से पास करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, और चाहे हम इसे फोटोग्राफिक प्लेट पर देखें तो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सिल्वर डाइऑक्साइड का एक फोटोग्राफिक प्लेट होता है, अगर उस पर हम पास कराएं तो भी वो क्या होता है कि उस पर चमक उत्पन्न कर देता है, फ्लोरोसेंट कर देता है फोटोग्राफिक प्लेट को। तो इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। लेकिन याद रहे कि नॉर्मली अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उसको आप डिटेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इनविजिबल रेंज का है, वो विजिबल होता ही नहीं है। तो इनविजिबल रेंज में होता ही नहीं है, स्पेशल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा इसे डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम थर्ड पॉइंट भी बात कर सकते हैं इसे डिटेक्ट करने के लिए। तो तीसरा जो इसका डिटेक्शन का मेथड है, तो हम क्या करते हैं कि एक गिलास का प्रिज्म लेते हैं बेटा, एक गिलास का प्रिज्म लेते हैं, और इस गिलास की प्रिज्म पर जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसमें क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो जाती है। किस में एब्जॉर्ब हो जाती है, गिलास के प्रिज्म में। गिलास के प्रिज्म में अल्ट्रा
वायलेट रेडिएशन क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही प्रिज्म ग्लास का ना लेकर किसका लूँ, मैं यही प्रिज्म ग्लास का ना लेकर किसका लूँ, क्वार्ट्ज का प्रिज्म लूँ। किसका प्रिज्म लूँ, क्वार्ट्ज का प्रिज्म लूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्लास का प्रिज्म ना लेकर क्वार्ट्ज का प्रिज्म लेता हूँ, क्वार्ट्ज प्रिज्म लेता हूँ, और अब मैं इस अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट करवाता हूँ। किसको इंसिडेंट करवाता हूँ, अल्ट्रावायलेट रेज को। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज को, अल्ट्रावायलेट, अरे गड़बड़ हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज को इस पर इंसिडेंट करवाता हूँ। तो अब देखूँगा कि यहाँ पर ये रेडिएशन विजिबल हो जाएगा, इसके स्पेक्ट्रम मिलेंगे। इसके क्या मिलने वाले हैं, इसके स्पेक्ट्रम मिलने वाले हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम मिलने वाले हैं इसके, ठीक है। इसके स्पेक्ट्रम मिलने वाले हैं, इसका एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। इसका क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा। तो इसके स्पेक्ट्रम मिलेंगे, इसके क्या मिलने वाले हैं, स्पेक्ट्रम मिलने वाले हैं। कहाँ से कहाँ मिलेगा, वायलेट से लेकर ब्लैक तक मिलेगा, वायलेट से लेकर ब्लैक तक मिलेगा, ठीक है। तो एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, बीच में ब्राउन भी आएगा, बीच में ब्राउन भी आएगा। तो वायलेट से लेकर ब्राउन होते हुए ब्लैक तक एक स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन वो क्वार्ट्ज की प्रिज्म से मिलता है। तो इस तरीके से भी हम अल्ट्रावायलेट रेज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको 3 तरीका बताया अल्ट्रावायलेट रेज को डिटेक्ट करने के लिए। एक तो हमने सिल्वर क्लोराइड की सॉल्यूशन में बताया। फर्स्ट, सिल्वर क्लोराइड की सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल पार्ट से लेकर अल्ट्रावायलेट तक आप इंसर्ट करते हो, तो आप सॉल्यूशन का कलर चेक करते हो। दूसरा, डिफरेंट केमिकली हमने बताया कि डिफरेंट आप सॉल्यूशन के अंदर जब अल्ट्रावायलेट रेज को इंसर्ट करते हो तो अपने नेचुरल कलर में सॉल्यूशन चेंज होता रहता है। तो उस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वजह से, या आप फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज को जब डालोगे तो फोटोग्राफिक प्लेट थोड़ा सा चमक उत्पन्न करेगा, यानी फ्लोरोसेंट हो जाएगा, दूसरा बताया। और तीसरा हमने उसका डिटेक्शन में क्या बताया कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम को जब आप ग्लास की प्रिज्म पर डालते हो तो वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन जब आप इस पर क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज की प्रिज्म पर डालते हो इसको, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, तो वो एक वायलेट से ब्लैक तक ब्राउन होते हुए एक स्पेक्ट्रम दे देता है। तो इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, ठीक है। अब हम इसी लेक्चर में इसके सोर्स के बारे में बात कर लें। देखो बेटे, ये हेडिंग या ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो आप ये मत समझना कि इतनी छोटी सी टॉपिक को इतना बड़ा करके सर ने बता दिया, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। वीडियो को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है और A to Z बातों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई भी बात छुपा नहीं रहे हैं। आप याद रखना कि आप जब बुक पढ़ते हो तो वर्ड टू वर्ड वो दिमाग में उतना ही देर याद रहता है जितना देर आप पढ़ते हो, अदरवाइज़ भूल जाता है। लेकिन मैं A to Z एक एक वर्ड पर इतना फोकस करके बता रहा हूँ कि, और मतलब जो वे ऑफ टीचिंग या मेथड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, और इससे आपको समझ में भी आएगा कि क्या है। तो हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ पढ़ी, फ्रीक्वेंसी पढ़ा, डिस्कवरर पढ़ लिया और डिटेक्शन भी पढ़ लिया। अब हम देखें कि इसकी सोर्स क्या है, इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं जहाँ से हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिल सकता है। तो सोर्सेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के सोर्सेस को देखो कौन कौन है इसका सोर्स, ठीक है। सबसे बड़ा अगर सोर्स की बात करें तो सन ही है, लेकिन अब आपको बता दें कि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हम तक नहीं आ पाता है 100%, और वो आना भी नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि आने वाले जो टाइम है उसमें आ भी जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि वो ना आए। और आई थिंक आप जान रहे होंगे कि वो क्यों ना आए। हमारे अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है, इन्वेलप है, उसमें एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर, ठीक है। वो ओजोन लेयर क्या करता है, इन हार्मफुल जो रेज आते हैं सन से या बाहर से स्पेस से कहीं पर भी, उनको फिल्टर करके, और जो हार्मफुल जो रेज हैं ना उनको वो बाहर कर देता है। उनको परमिट ही नहीं करता है कि आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाओ, केवल परमिट करता है तो विजुअल लाइट को परमिट करता है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट अल्ट्रावायलेट रीजन का
वायलेट रीजन का अगर किसी भी रेज को ये परमिट भी करता है ओजोन लेयर, क्योंकि आप पेड़ इतना काट रहे हो, पॉल्यूशन इतना बढ़ा रहे हो कि ओजोन लेयर धीरे धीरे करके थिन हो रहा है, पतला होता चला जा रहा है, तो सही से फिल्टर नहीं कर पा रहा है। अगर वो परमिट भी करता है अल्ट्रावायलेट रीजन के रेज को, हार्मफुल रेज को, तो उन रेज को परमिट करेगा जिनकी वेवलेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी। अल्ट्रावायलेट रेंज के इसको वेवलेंथ को क्या करेगा, जिनकी वेवलेंथ, अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ जिनकी छोटी होगी, सॉरी वेवलेंथ जिनका क्या होगा, छोटा नहीं होगा, सॉरी बड़ा होगा। देखो ये अल्ट्रावायलेट रीजन है और ये विजिबल है, तो जहाँ पर अल्ट्रावायलेट ख़त्म होगा ना, वहाँ उसका वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज रहेगा, बड़ा होगा, और जहाँ से शुरू होगा वहाँ पर उसका वेवलेंथ छोटा होगा। अल्ट्रा की बात कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन की। तो जो बड़ी वेवलेंथ की लाइट होगी केवल उन्हीं को एंट्री करेगा, देगा, और उसके बाद फिर यहाँ से विजिबल लाइट स्टार्ट हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, विजिबल लाइट स्टार्ट कर देगा, तो विजिबल को पूरे के पूरे को परमिट कर देगा। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन की बड़ी वेवलेंथ को परमिशन देता है, ये ओजोन लेयर के एटमॉस्फेयर में जा सकते हो, और विजिबल लाइट की सारी वेवलेंथ को परमिशन दे देता है। और ये परमिट अल्ट्रावायलेट को इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन और पेड़ काट दे रहे हैं, तो थिन हो गया है ओजोन लेयर, इस वजह से परमिशन मिल पा रहा है। तो ये आते हैं, तो बहुत हम ऐसा कह सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी में अल्ट्रावायलेट रीजन के रेज आ पाते हैं। फिर भी हमारे इस रीजन में अल्ट्रावायलेट रीजन का रेज मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता होगा। अगर सन वाली पूरी बात तो आपको ये समझ में आ ही गई। दूसरा अगर सोर्स है कि अगर मिलता होगा तो कहाँ से मिलता होगा, तो फिर वो इलेक्ट्रिक जो आर्क होता है, इलेक्ट्रिक आर्क होता है वहाँ मिलता है, या फिर एंड स्पार्क स्पार्क लैंप होते हैं ना, वहाँ से मिलता है। तो स्पार्क्स गिव्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वहाँ से मिलता है। तो पहला तो सन है जहाँ से हमने आपको बताया कि मिल सकता है अर्थ पर, दूसरा इलेक्ट्रिक आर्क है एंड स्पार्क गिव्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, अब आपको और भी मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस करूँगा सोर्स वाले टॉपिक में कि और क्या इसमें हो सकता है। तो इसमें एक चीज़ और मैं लिख सकता हूँ कि कहाँ पर मिलता है, मरकरी वेपर लैंप से भी मिलता है। तो मरकरी वेपर लैंप से मिलता है, वेपर लैंप इमिट रेडिएशंस यहाँ से भी मिलता है। तो इस तरीके से हम इसकी सोर्स भी जान चुके हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहाँ से मिलते हैं, सन से मिलते हैं। सन से जो आने वाली लाइट होती है, हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम ओजोन बोलते हैं। पॉल्यूशन और पेड़ और ज़्यादा काटने की वजह से ये लेयर पतला होता चला जा रहा है, इसीलिए सही से इन हार्मफुल रेज को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रीजन का लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेज को थोड़ा बहुत ये परमिट कर देता है। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिल जाते हैं। तो सोर्स इसका सन भी है एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रीजन के मिलने का। दूसरा इलेक्ट्रिक आर्क एंड स्पार्क गिव्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। थर्ड हमारा मरकरी वेपर लैंप है जो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इमिट करता है। और ओजोन के बारे में आप जानते ही हैं कि ओजोन क्या है, हार्मफुल इफेक्ट से हमको बचाता है हमारा एटमॉस्फेयर और ओजोन। तो थैंक यू भी बोल सकते हो आप नेचर को, जो हमको एक बहुत वंडरफुल लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, जो लग्जरियस भी है। अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ ना करते तो कुछ हमें और भी चीज़ों को ये प्रोवाइड कर सकता था जो बेहतर होता। इतनी गर्मी में हमें जलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट टॉपिक पर हम इसकी बात कर लेते हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेक्चर ये, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखो फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि अगर मैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ग्लास प्रिज्म से पास करा दूं, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ग्लास प्रिज्म से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जैसे ही ग्लास प्रिज्म से पास कराऊंगा, ये ग्लास प्रिज्म इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या कर लेगा बेटा, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, ग्लास प्रिज्म एब्जॉर्ब करेगा।
लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं कि मैं इस ग्लास प्रिज्म की जगह पर हमने क्या कर दिया है, क्वार्टज प्रिज्म ले लिया है, क्वार्टज प्रिज्म ले लिया है, क्वार्टज प्रिज्म लिया है। बस क्वार्टज प्रिज्म का नाम लेते ही तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि क्वार्टज प्रिज्म लेते हैं तो ये जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये क्या होता है, इस प्रिज्म के थ्रू अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाता है और क्वार्टज प्रिज्म इसका एक क्या देता है, एक स्पेक्ट्रम देता है। क्या देता है, इसका एक स्पेक्ट्रम देता है, जो स्पेक्ट्रम वायलेट कलर से लेके क्या करता रहता है, वायलेट कलर से और ब्लैक कलर तक ये क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम दे देता है। वायलेट से क्या देता है, स्पेक्ट्रम दे देता है। और वायलेट इसका मैं सही यहाँ पर बता दूँ, वायलेट से ब्लैक यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि इसके ऊपर फिर तो और सारे कलर होंगे ना, वायलेट से ऊपर और सारे कलर होंगे, रेड तक आ जाएंगे, उसके बाद इंफ्रारेड शुरू हो जाएगा ना, इंफ्रारेड ये सब शुरू हो जाएंगे, तो ये विजुअल हो जाएगा, ये विजुअल हो जाएगा। और ये जो हमारा ये है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। ठीक है, कहाँ से कहाँ होगा, वायलेट से लेके ब्लैक तक होगा, बीच में ब्राउन भी है, और वायलेट से लेके रेड तक कौन हो जाएगा, ये विजुअल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वार्टज प्रिज्म यही दे देता है। अब आपको ये सारा फर्स्ट प्रॉपर्टी पता ही हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या होगा इसका, कि अगर मैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किसी भी पार्ट की बात करूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किसी भी पार्ट की बात करूँ, रेडिएशन के किसी भी पार्ट की बात करूँ, रेडिएशन, और अगर हम अल्ट्रा वायलेट पढ़ रहे हैं तो अल्ट्रा वायलेट भी ले लो, चलो अल्ट्रा वायलेट की ही बात करें। तो अल्ट्रा वायलेट की बात करें तो वैक्यूम के अंदर ये उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से हमारा गामा और एक्स चलता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगा एयर में, लेकिन डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ये चलेगा। लेकिन वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड वही होने वाली है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम इसकी बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जिस तरीके से अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डस्ट पार्टिकल से, धूल से और वाटर वेपर से, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल से स्कैटर्ड होते हैं, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये भी उससे स्कैटर्ड हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसा कहूँ कि दे आर यूजुअली scattered by dust particle present in अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। और अगर नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा कि जिस तरीके से विजिबल लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी क्या करता है, इट ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको ओबे करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ओबे कर लेता है, ठीक उसी तरीके से ये ओबे कर लेता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि क्या होता है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हो, सेपरेट प्लेलिस्ट है उसका। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो पार्ट हैं वो किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ते हैं तो उसे इल्यूमिनेट कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी फोटोग्राफिक प्लेट पर जब ये पड़ता है तो फोटोग्राफिक प्लेट को ये क्या कर देता है, विजिबल कर देता है, दिखने लगता है, यानी कि फ्लोरोसेंट होता है। फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देता है, ये इफेक्टिव करता है, चमकीला कर देता है उसको, फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्टिव कर देता है ये। और दूसरी बात मैं बता दूं, केमिकली एक्टिव भी बहुत है ये, केमिकली एक्टिव है ये, केमिकली क्या है ये, एक्टिव है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसी लेक्चर में बताया कि केमिकली कितना एक्टिव है। डिफरेंट इसका डिटेक्शन अगर हम करते हैं तो डिफरेंट केमिकल को लेकर उसमें से हम पास कराते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो केमिकल डिफरेंट कलर अपने वो केमिकल दिखाते हैं सिर्फ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्ट को पास कराने से।
तो फिर यहाँ से आपको पता चल जाता है कि केमिकली एक्टिव भी बहुत है ये। नेक्स्ट है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि अगर हम जिंक सल्फाइड का मतलब है जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लें और उस स्क्रीन पर इसको हम क्या करें, डालें, इस लाइट को डालें, तो हम देखते हैं कि उस स्क्रीन को ये क्या कर देता है, फ्लोरोसेंट कर देता है। क्या करता है, फ्लोरोसेंट कर देता है। तो हम ये देख रहे हैं कि चीज़ों को चमकीला भी कर देता है जिंक सल्फाइड। फोटोग्राफी प्लेट मैंने अच्छा पहले भी बता दिया है हमने, फोटोग्राफी प्लेट को ये केमिकली मोर एक्टिव होने की वजह से विजुअल भी करा देता है, दिखा भी देता है, और जिंक सल्फाइड की प्लेट को भी ये चमकीला कर देता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा पार्ट है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का, इसकी प्रॉपर्टी हुई। हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट की भी इसी वक्त बात कर ही लेते हैं। हार्मफुल वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन कोशिश मेरी, चलो इसी में कर लेते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात करते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन। कोशिश मेरी रहती है कि छोटा रहे वीडियो ताकि बच्चों को देखने में प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, डोंट वरी, लेकिन मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। तो जिस तरीके से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का हम प्रॉपर्टी पढ़े, उसी तरीके से हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी पढ़ लेते हैं। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट जो होते हैं वो हेल्थ हजार्ड है, जैसे कि अगर ज़्यादा इसके कांटेक्ट में रहोगे तो कैंसर जैसी बीमारियां भी आपके बॉडी में हो सकती हैं। तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, ज़्यादा नहीं इसके मतलब ये बॉडी पर पड़ना चाहिए या बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए इससे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो पहला नुकसान है वो क्या है, हेल्थ हजार्ड है। हेल्थ हजार्ड है, हजार्ड मतलब नुकसान होगा। तो पहला तो स्वास्थ्य पर होता है और क्या करता है, कैंसर जैसी बीमारी को ये बॉडी में डेवलप कर देता है, ये डेवलप कर देता है। ठीक है, बॉडी में डेवलप कर देता है, डेवलप इन बॉडी में डेवलप कर देता है। तो इसके ये हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा इसके कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, मतलब लॉन्ग पीरियड तक मत रहो इसके कांटेक्ट में। लॉन्ग पीरियड तक रहोगे तो ये हो जाता है। तो ये इसके हार्मफुल कह सकते हैं कि हैं, इसके वो नुकसान हैं वह अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात कर लेते हैं और जो कि है यूजेज ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यूजेज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या है, इसके नुकसान अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या नुकसान है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के नुकसान नहीं, सॉरी, यूजेज हम पढ़ने चल रहे हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के जो फर्स्ट यूजेज हैं, तो पहला तो यूजेज है स्टेरिलाइजिंग में। अब स्टेरिलाइजिंग में क्या होता है इसमें कि जो किसी का जो ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे सीजर हुआ या बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट होते हैं। तो उन इक्विपमेंट को हम लिख देते हैं यहाँ पर सर्जिकल इक्विपमेंट। तो इस सर्जिकल इक्विपमेंट, एक ही सर्जिकल इक्विपमेंट से पर डे 2, 4, 10 ऑपरेशन हो रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हो आप, तो उसमें कुछ आ जाता है वायरस का, बैक्टीरिया का। तो अब उसी से एक के किसी पेशेंट के बैक्टीरिया वायरस दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए उसे क्या किया जाता है, स्टेरिलाइजिंग किया जाता है। और उसे क्या किया जाता है कि इन्हीं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के चैम्बर में उन सर्जिकल इक्विपमेंट को रख दिया जाता है। इससे वो बैक्टीरिया और हार्मफुल वायरस मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उनका इफ़ेक्ट उस सर्जिकल इक्विपमेंट पर नहीं हो पाता है। तो किसी भी सर्जिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइजिंग करने में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का हेल्प लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट उसके यूजेज देख लिए। सेकंड यूजेज क्या है कि हमें, जैसे प्योरिटी ऑफ जेम्स है, जेम्स आप अचार वगैरह खाते ही हो,
उसकी प्योरिटी चेक करनी है कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह या कुछ और चीज़ें तो नहीं है। तो इसकी प्योरिटी को डिटेक्ट करना है हमको। प्योरिटी को क्या करना है, प्योरिटी को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो उसके डिटेक्शन में भी हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को, ठीक है। या एग है तो एग के प्योरिटी को चेक करने के लिए, घी की प्योरिटी को चेक करने के लिए, इन सब प्योरिटी को चेक करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का यूज हम लोग करते हैं। और हम थर्ड यूजेज इसकी अगर देखें तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी जो है, तो इन प्रोड्यूसिंग द विटामिन डी इन द फूड ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें भी हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज कर लेते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। हमने यूजेज देख लिया, हार्मफुल देख लिया इसका, और प्रॉपर्टी भी देख ली, डिटेक्ट और सोर्स भी देखा इसका, फिर हमने डिटेक्शन भी देख लिया, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता क्या है ये इसके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक भी देखे, और जिसमें हमने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, डिस्कवरर वगैरह देखा। तो दिस इज ओवरऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओके बेटा, बस इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे विजुअल लाइट, तो इस लेक्चर में यहीं तक। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।